नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बीमा हो तो ऐसा, जहां हम आपको बताते हैं बीमा से जुड़ी हर बड़ी खबर और उसका आपके जीवन पर सीधा असर। आज के दौर में जोखिम सिर्फ स्वास्थ्य या दुर्घटनाओं तक सीमित नहीं रह गया है। अब डिजिटल दुनिया से लेकर निवेश तक हर जगह नए खतरे सामने आ रहे हैं। ऐसे में सही बीमा चुनना और इसकी शर्तों को समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। आज के शो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। ऑन द शो में आपके लिए आज क्या है, चलिए उस पर हम नजर डालते हैं। देखिए, बैंकों पर एआई से बढ़ता साइबर खतरा, जो साइबर खतरा है वो बढ़ रहा है बैंकों पर, उसके लिए क्या निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं, इस पर हम नजर डालेंगे। वहीं बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश को मंजूरी जो है वो मिली है, यानी कि 100% एफडीआई की जो मंजूरी है फिलहाल वो मिल गई है। अब इससे इंश्योरेंस सेक्टर पर किस तरीके से असर पड़ेगा वो जानेंगे। हेल्थ और मोटर बीमा में टॉप कंपनियां आखिरकार कौन सी हैं, इस पर भी हम नजर देखिए डालने वाले हैं। आखिरकार कौन सी वो टॉप कंपनियां हैं हेल्थ और मोटर बीमा में। वहीं बात होगी कि क्या बीमा सुगम मंच से आसान होगी प्रक्रिया, जो प्रोसेस है बीमा का, क्या वो अब आसान हो जाएगा। ये जो बीमा सुगम है इसके आने की वजह से क्या ये जो प्रोसेस है वो पूरी तरीके से अब ट्रांसपेरेंट होगा, आसान होगा, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। वहीं हम ये भी जानेंगे कि अनलिमिटेड बीमा की असल सच्चाई आखिरकार क्या है। जो अनलिमिटेड बीमा जो है वो दिया जाता है तो उसकी असल जो सच्चाई है वो फिलहाल क्या है, उसके बारे में भी बात होगी। देखिए, बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं शो में इंश्योरेंस एक्सपर्ट एंड CWM रितेश शेठ। सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते मैडम। जी सर, आपसे चर्चा हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम दिखाते हैं दर्शकों को गौरव की कहानी, कैसे उनकी एक छोटी सी चूक सालों की कमाई पर पल भर में भारी पड़ गई। 32 साल के गौरव गाजियाबाद के एक हाई राइज सोसाइटी में रहते थे। अचानक एक दिन उनके टावर में भीषण आग लग गई। लोगों को अपनी जान बचाकर बाहर भागना पड़ा। गौरव भी किसी तरह सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन इस आग में उनके घर में रखा तमाम कीमती सामान जल गया। सबसे बड़ी बात, गौरव ने अपने घर का बीमा नहीं कराया था, इसलिए उन्हें लाखों का नुकसान हुआ। अब इस सदमे से वो उभर नहीं पा रहे हैं। देखिए, हम देखते हैं कि ऐसी घटनाएं अब आम हो गई हैं। जगह जगह आग लगने की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। चलिए सर के पास चलते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, गाजियाबाद में अभी हाल ही में ये घटना घटी है और मुझे लगता है ऐसी घटनाएं जो हैं वो अक्सर ही सामने आती हैं अलग अलग जगहों से। ऐसे में गौरव जैसे लोग क्या गलती कर रहे हैं? देखिए, मैंने अभी तक जितने भी विक्टिम्स देखे हैं या जिनको मैंने देखा है जो इस तरीके की तकलीफ से गए गुजरे हैं, उनका सबसे बड़ा जो इग्नोरेंस है वो है इंश्योरेंस नहीं लेना। और मोस्टली उनको लगता है कि हमें क्या ही हो जाएगा। आज करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी में हम इन्वेस्ट करते हैं, मगर उसी चीज का इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। ये एक बड़ा दुर्भाग्य है कि नॉर्मली मैंने देखा है कि कुछ पैसे बच जाएंगे। इंश्योरेंस को हम ऑब्लिगेशन समझ नहीं रहे हैं, हम उसको एक लग्जरी समझ रहे हैं। जो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये माइंडसेट चेंज होना जरूरी है लोगों में। आज जैसे नुकसान जो होता है, जैसे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने ले ली और उसमें लाखों का फर्नीचर आपने रखा, फर्नीचर फिक्सचर जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, और अगर एक कुछ आग लग जाती है या कोई ब्लास्ट हो जाता है, सिलेंडर ब्लास्ट होता है, कुछ होता है और बड़ा सा नुकसान हो जाता है, तभी इंश्योरेंस की याद आती है। ये मैंने देखा है कि जब कुछ हो जाए तब उसके बारे में सोचते हैं, ना कि पहले उसके बारे में सोचे। ये बड़ी गौरव के भी केस में यही मेरे को लग रहा है कि हुआ है और उन्होंने रिग्रेट फील कर रहे हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन अगर मान लीजिए किसी को होम इंश्योरेंस लेना हो तो सर अब उनके मन में ये भी सवाल रहता है कि आखिरकार इसमें कवर क्या क्या होता है। तो सर, क्या कवर होता है होम इंश्योरेंस में? देखिए, बेसिकली 2 तरीके के मेजर कवरेज इसमें होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चर कवर, जो आपकी बिल्डिंग की जो स्ट्रक्चर होती है, मकान की जो स्ट्रक्चर होती है, दीवारें, फ्लोरिंग, फिटिंग्स, वो सब कवर करेगा। कॉमन एरिया वो सब कवर करेगा। और दूसरा रहता है कंटेंट। कंटेंट जो है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, आपके घर के अंदर के जितने भी फर्नीचर फिक्सचर्स आपने जो लगाए हैं या इंटीरियर जो किया हुआ है, वो सभी को कवर करता है। उसको कंटेंट इंश्योरेंस बोलते हैं। ये 2 मेजर कवरेज है और ये आपको कवर करेगा
अगर आप इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस पॉलिसी या फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो आपको आग या शॉर्ट सर्किट या फ्लड या उस तरह की जो भी नेचुरल कैलेमिटीज होती है, उस तरह से आपको इस लॉसेस से बचा सकता है। बिल्कुल सर, इसमें स्ट्रक्चर भी कवर होता है होम इंश्योरेंस में, इसके अलावा सामान भी इसमें कवर होता है, लेकिन आम लोग अक्सर पूरा कवर नहीं लेते हैं। उसके पीछे का क्या रीज़न होता है सर? मोस्टली मैंने देखा है कि एक सोसाइटी जो रहती है, बिल्डिंग जो हाई राइज सोसाइटी रहती है, उसमें स्ट्रक्चर का कवरेज जो है वो सोसाइटी ने लिया हुआ रहता है। और मोस्टली परसेप्शन लोगों का रहता है कि हमारा जो कवरेज है वो पूरा कवरेज है, और हमें जब भी कुछ आगे पीछे होगा तो सोसाइटी केयर करेगी। बट ऐसा होता नहीं है, बिकॉज सोसाइटी जब भी कवरेज लेती है वो स्ट्रक्चर का कवरेज लेती है, प्लिंथ एंड स्ट्रक्चर का कवरेज लेती है, ना कि आपके कंटेंट और घर के अंदर की चीजों का कवरेज लेगी। वो कॉमन एरिया कवर रहेगा, आपके वॉल्स जो स्ट्रक्चर जो है उसका कवर रहेगा, मगर आपके कंटेंट का कवरेज उसमें नहीं रहता है। बिल्कुल, तो आपको अगर होम इंश्योरेंस लेना है तो आपको सभी बातों का ध्यान आपको रखना होगा। सर, अगर किसी के पास बीमा नहीं है और ऐसा हादसा हो जाए तो उसके पास क्या फिर ऑप्शन बचते हैं? क्या सरकार या बिल्डर से कोई राहत मिलती है ऐसे में? मोस्टली मैंने देखा है राहत मिल सकती है, बट बहुत ही लिमिटेड राहत होती है, और उसे मिलने के लिए भी बहुत टाइम जाता है। सरकार एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे आपको शेल्टर दे सकती है, मगर कितना और किस तरह से, कितना स्पीड से देगी वो पता नहीं। मतलब कभी कभी वो गारंटी हम नहीं दे सकते कि भाई क्या होगा उस टाइम, या किधर किस तरह से वो इम्पैक्ट हुआ है। बिल्कुल। मगर या वो मिल सकता है। बिल्डर भी कोई रिक्वेस्ट पे कुछ प्रोविजनल बेनिफिट पास ऑन कर सकता है, जैसे शेड्स बना के आपको बेसिक शेल्टर दे सकता है, मगर ये सब एक ऑब्लिगेटरी है, और वो शायद ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे आपको हेल्प करे। कोई ऑब्लिगेशन बिल्डर या गवर्नमेंट पे आपकी प्राइवेट सोसाइटी में नहीं होता। बिल्कुल, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर ऐसा हादसा हो जाए तो आपको कहीं से राहत जो है वो मिलेगी। इसके लिए होम इंश्योरेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। दर्शकों के लिए हम कुछ खबरें लेकर आए हैं। देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को एंथ्रोपिक के नए AI टूल से जुड़े जोखिम का आकलन करने और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। एंथ्रोपिक ने हाल ही में इस मॉडल का प्रीव्यू लॉन्च किया है, जिसे अब तक का सबसे शक्तिशाली AI बताया जा रहा है। आशंका यह है कि माइथॉस के जरिए साइबर हमले पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो सकते हैं, जिससे मानव हस्तक्षेप की जो जरूरत है वो बढ़ जाएगी। इससे फाइनेंशियल सेक्टर पर बड़े साइबर खतरों का जो खतरा है वो बढ़ सकता है। अब सरकार की चिंता है कि ऐसी तकनीक बैंकिंग सिस्टम की सुरक्षा और डेटा प्रोटेक्शन के लिए गंभीर चुनौती बन सकती है। सर, AI से जुड़े साइबर खतरे को आप किस तरीके से देखते हैं, और क्या बैंकिंग सेक्टर इसके लिए वास्तव में अभी तैयार है? देखिए, साइबर AI थ्रू जो साइबर क्राइम हो रहे हैं या जो सुनने में आ रहा है, उसकी तादाद बहुत बढ़ गई है। और आज की तारीख में मैं बोलता हूँ ये मल्टीप्लिकेशन जो हो रहा है, या जो केसेस हमें सुनने मिल रही है, वो बहुत ही फोर्सफुली मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और बहुत ही नंबर्स बहुत ही माइंड बॉबलिंग है। मोस्टली ये जो है मेलवेयर, ऑटोमेटेड मैसेजेस और वीडियोस AI बना के इस वीडियो से लोगों को स्कैम हो रहे हैं। राइट। जो मोस्टली AI थ्रू हो रहा है, तो शायद साइबर क्राइम में ये एक बड़ा चिंतित शब्द है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, साइबर हमलों की बढ़ती तादाद के बावजूद हम देखते हैं भारत में साइबर बीमा प्रोडक्ट की काफी कमी है। ये कितना बड़ा गैप है सर? देखिए, प्रोडक्ट्स तो अवेलेबल है, और मोस्टली हर इंश्योरेंस कंपनी के पास साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज है, मगर इसकी अवेयरनेस जो है वो लोगों तक पहुंची नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी अपना काम कर रही है, इंश्योरेंस की अवेयरनेस पहुंचा रही है, बट वो काफी नहीं है। इसे बड़े मास स्केल पे लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। और मोस्टली मैंने देखा है, जब हम कभी किसी इन्वेस्टर को, क्लाइंट को हम बोलते हैं कि भाई आप साइबर सिक्योरिटी का इंश्योरेंस ले लीजिए आपकी सेफ्टी के लिए, तभी मोस्टली हमने इग्नोरेंस या अवॉइडेंस देखा है, या इस तरह से जवाब जाते हुए देखा है कि भाई हम तो इंटरनेट यूज ही नहीं करते। तो शायद उस तरह का आंसर दे के शायद उस प्रीमियम के लिए हम टारगेट कर रहे हैं, ऐसा इन्वेस्टर सोचता है और उसे अवॉइड करता है। बिल्कुल बिल्कुल सर।
बिल्कुल, कहीं न कहीं जागरूकता की कमी भी इसे हम कह सकते हैं सर। लेकिन सर साइबर अगर इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूँ, इसमें आम तौर पर सर क्या-क्या कवर मिलता है और क्या ये जो कस्टमर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दोनों के लिए अलग-अलग तरह से डिज़ाइन होता है या एक ही तरह से डिज़ाइन किया जाता है? नहीं, दोनों दोनों में अलग तरीके से डिजाइन होता है। अभी जैसे हम अगर साइबर इंश्योरेंस की बात करें तो एक उसमें मेजर जो दोनों में कवर मिलेगा वो डेटा ब्रीच मिलेगा, रैनसमवेयर आएगा, बिजनेस हुँ, इंटरप्शन आएगा, लीगल लायबिलिटी होगी, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट रहेगी और जो कस्टम नोटिफिकेशन लेते हैं उसकी कॉस्ट रहती है। हुँ, तो ये बेसिकली आपका इंडिविजुअल कवरेज में आपको मेजरली मिलेगा। जब हम इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसके अंदर एक जो बड़ा सा डिफरेंस है वो ऑपरेशनल लॉस जो होती है कंपनियों को, हुँ, उसका कवरेज उनको डेडिकेटेडली मिलता है। तो मेजरली आप उसमें ऑपरेशनल लॉस के लिए कंपनियों के लिए इंश्योरेंस बोल सकते हो और इंडिविजुअल के लिए फ्रॉड प्रोटेक्शन के लिए साइबर पॉलिसीज होती है। बिल्कुल। सर साइबर पॉलिसी हम देखते हैं इंडिया में अभी शुरुआती स्टेज पर ही है। ऐसे में इसके विस्तार में सबसे बड़ी चुनौती सर क्या आ रही है? जैसा कि अभी आपने बताया कि लोगों को लगता है कि हम क्यों लें क्योंकि हम तो इंटरनेट यूज़ ही नहीं करते हैं। तो क्या जागरूकता, लागत या भरोसे की कमी अभी भी है? जी, बहुत ही, क्योंकि साइबर जो क्राइम होते हैं मोस्टली तो लोग शर्मा के किसी को बताते नहीं, हुँ, छुपा देते हैं। दूसरा है कि इंश्योरेंस कंपनी पे उतना ट्रस्ट अभी तक बिल्ड नहीं हुआ है या उतनी तरीके की पॉलिसीज के सक्सेस रेशियो लोगों तक पहुंचे नहीं है कि भाई साइबर पॉलिसी किसी ने ली है, उनके साथ कुछ स्कैम हुआ है तो उसमें कितनी सुविधा रही है इंश्योरेंस के क्लेम प्राप्त करने के लिए और किस तरह का क्लेम आया है। हुँ, मतलब वो डेटा बहुत लिमिटेड है, तो वो मोस्टली इंश्योरेंस कंपनी भी अभी तक वो पब्लिश नहीं किए हैं, जिससे हम किसी रेफरेंस से कोई इन्वेस्टर या कोई विक्टिम को बता सके कि भाई आपके पास साइबर क्राइम पॉलिसी क्यों होनी चाहिए, साइबर हुँ, इंश्योरेंस क्यों होना चाहिए। सो ये मेजरली मैंने देखा है कि अवेयरनेस की कमी है, ट्रस्ट डेफिनेटली, क्योंकि पॉलिसीज इतनी बिकी नहीं है या बिल्कुल। इतने विक्टिम्स पॉलिसी लेने वाले धारकों के साथ नहीं हुए हैं, तो पॉसिबली वो अवेयरनेस कमी है। प्राइसिंग मोस्टली जो साइबर पॉलिसी जो रहती है उसकी प्राइसिंग जो है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ है, बिकॉज ये अभी नई चीज है। हुँ। सो उस वजह से भी शायद लोग इस पॉलिसी से थोड़े दूर हैं। बिल्कुल, तो अवेयरनेस की कहीं न कहीं कमी जो है वो लोगों में देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीमा सेक्टर में एक बड़ा नीतिगत बदलाव जो है वो देखने को मिला है। अब बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति जो है वो दे दी गई है। ये निवेश ऑटोमेटेड रूट के ज़रिए आएगा। हालांकि एलआईसी में विदेशी निवेश की सीमा जो है वो 20% तक ही रखी गई है। माना यह जा रहा है कि इससे बीमा कंपनियों को पूंजी मिलेगी और इसके अलावा नए प्रोडक्ट आएंगे और बाजार में जो कंपटीशन है वो भी बढ़ेगा, जिसका सीधा फायदा ग्राहकों को मिल सकता है। सर इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई की जो अनुमति जो मिल गई है, इसके बाद कितना बड़ा बदलाव जो है वो आप देख रहे हैं इसके आने से और इसका सबसे ज्यादा असर किस सेक्टर पर पड़ने वाला है? पहला तो इंश्योरेंस सेक्टर में अगर 100% की एफडीआई जो आई है उससे हमें ग्लोबल कैपिटल अपने यहाँ आते हुए देख सकते हैं हम कि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज अपनी ऑफिसेज इंडिया में चालू करेंगे और अपने तरीके से बिजनेस करना यहाँ चाहिए। हम्म, बड़ी एज अपने को यहाँ मिलेगी, जो टेक्नोलॉजी वो लेके आएंगे जो बाहर के देशों में हाईटेक टेक्नोलॉजीज वो लोग यूज करते हैं, रिस्क असेसमेंट से लेके पॉलिसी इश्यूएंस करके सभी तरह के जो रिस्क वो कवर कर रहे हैं या वो प्रोसेस यूज कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी इंडिया में और अच्छे से आएगी। प्रोडक्ट इनोवेशन आपको मिलेगा जिससे अलग अलग तरीके की पॉलिसीज आपको कंपटीशन की वजह से इनोवेट होती हुई और प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। और इससे शायद कंपनियां जितनी बढ़ेगी उतनी पेनिट्रेशन भी बढ़ेगी, तो इंश्योरेंस में पेनिट्रेशन बढ़ने की शक्यता ज्यादा रहेगी। बिल्कुल। सर एलआईसी में भी हम देख रहे हैं कि जो इसकी लिमिट है वो 20% ही सेट की गई है। इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है सर? बेसिकली मैं जिस तरह से समझा हूँ, एलआईसी जो है वो एक इंश्योरेंस कंपनी ही नहीं है, ये एक्चुअली स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। जी। और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि सरकार को अपनी जो ओनरशिप कंट्रोल जो है वो रखना है, और पॉलिसी कॉन्फिडेंस जो है, लोगों का ट्रस्ट जो है एलआईसी पे वो कंटिन्यू रखना है। और स्ट्रेंथ जो एलआईसी की है वो
कंटिन्यू रखनी है, उस वजह से शायद सरकार ने इसे 20% का ही अलाउ किया है। बिल्कुल, तो ये रीज़न हो सकता है। सर, इंश्योरेंस, अगर हम बात करें तमाम ऐसी कंपनियां इंश्योरेंस की, और इसमें प्रोडक्ट और सेवाओं में सुधार क्या देखने को मिल सकता है 100% एफडीआई के बाद में? क्या प्रोडक्ट जो हैं वो सस्ते हो सकते हैं? प्रोडक्ट जरूर सस्ते हो सकते हैं, बिकॉज नई इंश्योरेंस कंपनियां जितनी आएगी कुछ इनोवेशन और नए आइडियाज पॉलिसीज में ऐड करके लाएगी, जिससे प्रीमियम कम होने की शक्यता है। बट उसका मतलब ये नहीं कि सस्ता प्रीमियम मतलब पॉलिसी में सब बेनिफिट रहेगा ही। आपको आपका पॉलिसी वर्डिंग्स और पॉलिसी ब्रोचर्स जो भी इंफॉर्मेशन है उसे पहले पढ़ने और उसके बाद ही इंश्योरेंस लेना चाहिए। इसमें मेजरली मुझे जो दिख रहा है कि जो मेजर बदलाव इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम में तो आएगा ही, हालांकि मुझे दूसरा भी लग रहा है कि एक क्लेम सेटलमेंट की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, कवरेज क्वालिटी जो है वो बहुत ट्रांसपेरेंट और क्लियरिटी उसमें मिलेगी, और सर्विसेज जो हम आज प्राप्त कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी से उसमें बहुत बड़ा सुधार और इम्प्रूवमेंट आएगी। बिल्कुल, तो प्रीमियम में भी कहीं ना कहीं जो सुधार है वो हो सकता है। इसके अलावा क्लेम सेटलमेंट स्पीड भी बढ़ सकती है। सर, कंपटीशन किस लेवल पर देखने को मिलेगा? मेजरली मुझे लग रहा है ये स्टार्ट जब हो रहा है तो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस और मोटर इंश्योरेंस में दिख रहा है कि ये दो स्टैटिक बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट्स हैं जो मोस्टली आज के तारीख में लोग लेना चाहते हैं। तो ये दो प्रोडक्ट्स में पहले आपको ज्यादा डिफरेंस दिखेगा या इसमें कंपटीशन आपको दिखेगा, और उसके बाद शायद दूसरी सब जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपको ये बदलाव। बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए इसी से जुड़ी हुई हमारी अगली खबर भी है। बीमा सेक्टर में जो कंपटीशन है अब और तेज हो गया है। वित्त वर्ष 2026 के आंकड़ों के मुताबिक कुछ डेटा है, उसमें हेल्थ बीमा में स्टार हेल्थ करीब 17,500 करोड़ प्रीमियम के साथ टॉप पर है। इसके बाद HDFC, अर्गो और ICICI लोम्बार्ड का स्थान है। वहीं मोटर बीमा में न्यू इंडिया इंश्योरेंस करीब 22,000 करोड़ प्रीमियम के साथ नंबर 1 पर है। ये डेटा दिखाता है कि बाजार में कुछ बड़ी कंपनियों का दबदबा बना हुआ है, लेकिन जो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है लगातार, वो भी बढ़ रही है। सर, हेल्थ और मोटर बीमा में जो टॉप कंपनियां सामने आई हैं उनके आगे रहने की, और कुछ कंपनियां जो हैं वो पीछे भी रह गई, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है? क्या रीजन आप देख रहे हैं? मोस्टली जो कंपनियां पीछे है वो ने मोस्टली वो लोग का प्रैक्टिकल अप्रोच मार्केट में नहीं है, जिससे शायद उनका जो कॉम्पिटेबिलिटी ऑन द प्रीमियम और क्लेम साइड जो उनका थोड़ा वीक है, क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस शायद उनका थोड़ा स्लो है, या उनकी रीच जो है वो पूरी तरह से लोगों तक पहुंची नहीं है। ये मेजरली मुझे लग रहा है कि एक मेजर रीजन हो सकती है कि लोगों को छोटी कंपनियों में मोस्टली ये देखा गया है कि उनके बजट छोटे रहते हैं, तो वो शायद एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग और अवेयरनेस के ऊपर खर्च कम करती है और अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन सीमित रह जाती है, और उस वजह से वो लोगों तक नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल, और जो सर टॉप पर हैं कुछ कंपनियां जो आगे रह गई हैं, उनके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? ब्रांड है, भरोसा है, ट्रस्ट है सर, या फिर सर्विस या प्रोडक्ट्स है उनके? ये सभी चीजें बहुत ही जरूरी है। पहले तो ट्रस्ट है कि आज अगर बड़ी कंपनियों को काम ज्यादा आ रहा है तो उनका ट्रस्ट कंपनियों के नाम और कंपनियों के काम से उनको मिला है। जैसे कोई भी कंपनी आप को टॉप 5 कंपनियों के नाम देखें तो हर एक कंपनी के क्लेम सेटलमेंट जो है वो अच्छे रहे हैं, और उस वजह से ट्रस्ट जो है वो बिल्ट हुआ है कि ये कंपनियों में पॉलिसी लेना रहेगा, प्रायोरिटी रहनी चाहिए, क्योंकि हमारे क्लेम या जिनके क्लेम सेटल हुए वो माउथ पब्लिसिटी से लोगों तक पहुंचता है कि भाई मेरी एक कंपनी की पॉलिसी थी जिसमें मेरे को क्लेम अच्छे से और सॉफ्टली मिल गया, स्पीड अप अच्छी रही, पॉलिसी सर्विसिंग अच्छी रही। जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर या कस्टमर को मिलता है, इंश्योर्ड को मिलता है, उससे आज मुझे लग रहा है कि ये जो रैंक है वो कंटिन्यू रह सकती है और रहती है नॉर्मली, कि ये ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और सर्विसेज जो है ये तीनों को कंबाइन करके जो कंपनी अच्छा करेगी उससे ये रैंक प्राप्त होगी। बिल्कुल सर, अगर कस्टमर्स के नज़रिए से देखा जाए तो क्या सर टॉप कंपनी चुनना हमेशा सही फैसला होता है, या फिर पॉलिसी की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं?
टर्म्स एंड कंडीशंस तो हर एक पॉलिसी की पहले पढ़नी है, कोई भी बड़ी हो या छोटी कंपनियां हैं। मोस्टली मैंने देखा है कि छोटी कंपनियों में इनोवेटिव आइडियाज आपको मिल जाएंगे, जिसमें बहुत सारी चीजें जो बड़ी कंपनियों में स्टैंडर्ड रहती है और शायद वो राइडर के तौर पे रहती है, वो छोटी कंपनियां अपनी बेस पॉलिसी या बेस प्रोडक्ट में इनबिल्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके रीच जो है वो कम है और शायद वो मार्केटिंग टर्म यूज करके ये पॉलिसी में एम्बार्क करके आपको पॉलिसी दे सकते हैं। तो मोस्टली मैंने देखा है कि छोटी कंपनियों में आपको प्रोडक्ट इनोवेशन ज्यादा दिखेगा, बड़ी कंपनियों में प्रोडक्ट इनोवेशन कम रहेगा, स्टैंडर्डाइजेशन ज्यादा रहेगा, मगर एज एन प्रायोरिटी आपको अपने पॉलिसी वर्डिंग पढ़ के लेनी चाहिए। बिल्कुल सर, आने वाले टाइम में अगर कुछ नई कंपनियां आती हैं तो क्या इस रैंकिंग को वो चेंज कर सकती हैं, और इसके पीछे कौन सा फैक्टर हो सकता है? जी, फर्स्ट अगर कंपनियां जितनी भी आएगी वो पहले डिजिटलाइजेशन लेके आएगी। और मोस्टली आज जो हम एआई की बात करते हैं, तो एआई बेस अंडरराइटिंग जो है वो आज बहुत इंश्योरेंस सेक्टर में हमें सुनने मिल रहा है, और शायद वो बहुत बेहतर तरीके से एआई का उपयोग करके लोगों तक पहुंचेगी या अंडरराइटिंग करके स्पीड अप कर पाएगी अपने काम को। दूसरा है वो लोग का, बिकॉज बेस स्टार्ट होगा छोटे से, और वो ध्यान रखेंगे कि फास्टर क्लेम प्रोसेसिंग करें। जैसे अब हम देखें लास्ट 5 साल में, जब आप कोविड के बाद हमें क्लेम सेटलमेंट के टाइमिंग की अभी सब कंपटीशन देखने मिल रही है। जैसे कोई कंपनी बोलती है हम 1 घंटे में आपको क्लेम अप्रूवल कैशलेस का दे देंगे, कोई कंपनी बोलती है हम आधे घंटे में दे देंगे। तो ये एक तरीके से एक अच्छा निर्देश है कि आपको और जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी नई छोटी बड़ी जो भी आए, वो कंपनियों में आपको और ज्यादा अच्छा सर्विस स्टैंडर्ड मिलने की शक्यता है, और यही मोस्टली आपको प्रोडक्ट इनोवेशन में काम में आएगा। और छोटी कंपनियां या नई कंपनियां जो भी आएगी वो आपको इससे प्रोडक्ट की बेहतर अंडरस्टैंडिंग और प्रोडक्ट की अच्छी इंफॉर्मेशन आपको दी। बिल्कुल बिल्कुल सर, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। देखिए अपनी अगली खबर की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीमा सेक्टर में ग्राहकों की सुविधा के लिए एक बड़ा कदम जो है वो उठाया गया है। बीमा सुगम आपने सुना होगा। अब बीमा सुगम नाम का एक डिजिटल मंच जो है, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत मोटर बीमा से होगी। देखिए इस प्लेटफॉर्म के जरिए ग्राहक एक ही जगह पर अलग अलग कंपनियों की पॉलिसियों की तुलना जो है वो कर सकेंगे, यानी कि कंपेयर कर पाएंगे और सीधे खरीद भी पाएंगे। साथ ही क्लेम प्रोसेस जो है वो भी आसान हो जाएगा। ट्रांसपेरेंसी बनाने का जो लक्ष्य है वो भी इसमें रखा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर, बीमा सुगम जैसे डिजिटल मंच से क्या वास्तव में ग्राहकों को पॉलिसी समझने में और सही चुनाव करने में आसानी होगी? क्या वाकई में जो बीमा सुगम प्लेटफॉर्म है वो ग्राहकों के लिए फायदेमंद साबित होगा? जी, एक्चुअली बीमा सुगम आने से मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आज डिफरेंस हम देखते हैं कि भाई कोई कंपनी आपको 100 रुपए का प्रीमियम चार्ज करती है और दूसरी कंपनी आपको 50 रुपए का प्रीमियम चार्ज करती है, जो आज की तारीख में हमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है कि भाई वो 50 रुपया या 100 रुपया क्यों चार्ज कर रही है। आज अगर ये चीज एक ही प्लेटफॉर्म पे मुझे कंपैरिजन करने मिल जाएगी, और मुझे अगर पॉलिसी कंपैरिजन मिली, तो मैं शायद उसका प्रीमियम और कंपैरिजन देख के, मेरे इंश्योरेंस कवर की एडिक्वेसी देख के, मैं इंश्योरेंस कवर और उसके वाजिब प्रीमियम के बारे में समझ के वो पॉलिसी ले पाऊंगा। रादर मैं अगर समझिए कि आज कोई पॉलिसी में ले रहा हूँ जिसके अंदर स्टैंडर्ड कवरेज है मगर मेरा प्रीमियम 100 रुपया है, और दूसरी पॉलिसी है जो मुझे कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज दे रही है जिसके अंदर मेरा प्रीमियम 100 रुपया ही है, मगर अगर ये दो पॉलिसी को कंपेयर करें तो मैं ज्यादा करके कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेना प्रेफर करूंगा, ना कि स्टैंडर्ड पॉलिसी लेना प्रेफर करूंगा। सो ये कंपैरिजन अगर सुगम पे मुझे मिल रहा है तो इससे मैं ज्यादा इन्फॉर्म डिसीजन लूंगा, और पॉलिसी प्रोसेस के लिए मुझे ज्यादा कंफर्ट रहेगी। बिल्कुल सर, इसकी जो शुरुआत है लेकिन मोटर बीमा से की गई है, इसके पीछे का क्या रीजन आप देख रहे हैं? पहले तो मोटर पॉलिसी जो है वो स्टैंडर्ड पॉलिसी है, इसमें मतलब कोई इनोवेशन नहीं है प्रोडक्ट में। ये बाय डिफॉल्ट हर गाड़ी या बाइक या जो भी वाहन है
जो रास्ते पे हैं उनको इंश्योरेंस लेना है। आज उस वजह से इंश्योरेंस का सबसे इजीएस्ट वे और स्टैंडर्ड वे जो है वो मोटर इंश्योरेंस से स्टार्ट होगा, और उसी वजह से इसमें वॉल्यूम भी बहुत बड़ा है। और वॉल्यूम जितनी गाड़ी है उतना इंश्योरेंस है, सो वॉल्यूम भी बहुत बड़ा है। और इसकी जो रिन्यूअल है साइकिल, वो भी बहुत तेजी से, मतलब आपको वो कंट्रोल है कि भाई हर साल पॉलिसी रिन्यू होनी है। सो बेसिकली ये एक स्टैटिक और एक कंफर्टेबल डेटा होने से इम्प्लीमेंट जो है वो आपको जल्द से जल्द दिखेगा। और मोस्टली इस वजह से ये अगर बड़ा स्केल पे अगर डेटा टेस्ट हो गया और इस डेटा से सक्सेस रेशियो बढ़ गया, तो धीरे धीरे इसमें दूसरी सभी पॉलिसीज की जानकारी मिल पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। सर, क्लेम प्रोसेस का जो इसमें ये बताया गया है कि वो बहुत ही आसान हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जो ये सर इसमें दावा किया जा रहा है, क्या ये वास्तव में कस्टमर्स की सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर पाएगा? जो कि कस्टमर तो अक्सर यही शिकायत करते हैं कि क्लेम प्रोसेस वो बहुत ही ज़्यादा जटिल रहता है, आसान नहीं होता है, या फिर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है। ये मोस्टली देखिए, क्लेम्स में मैंने अभी तक का जितना भी फीडबैक या अंडरस्टैंडिंग लिया है, क्लेम में मैंने ये देखा है कि क्लेम मोस्टली स्लो प्रोसेस और अनकंफर्टेबल अप्रूवल्स जो रहते हैं, उस वजह से लोगों को स्टेटस ही नहीं पता रहता है। मोस्टली तो स्टेटस जो है, पॉलिसी का स्टेटस ही लोगों को पता नहीं रहता है कि भाई हमारे क्लेम का स्टेटस क्या है। आज अगर सुगम में अगर वो ट्रैकिंग हमें मिल रही है, तो हमारा शायद पॉलिसी नंबर और ओटीपी डाल के मैं अपने पॉलिसी का क्लेम का स्टेटस जान सकूंगा, जिससे मेरी पॉलिसी में क्या कुछ कमियां हैं, मतलब मेरे क्लेम में कुछ कमियां हैं, या मेरा क्लेम कहाँ फंसा है, या मेरा क्लेम कौन से प्रोसेस में है, उसकी जानकारी मुझे रहेगी। तो मैं शायद ज्यादा कॉन्फिडेंट रहूंगा कि भाई मुझे पता रहेगा कि क्लेम कब तक अप्रूव होगा, कब तक क्या अमाउंट से अप्रूव होगा, और किस तरह से वो पेमेंट डिस्पर्स होगा। इसकी जानकारी ट्रांसपेरेंटली मुझे सुगम से मिल पाएगी, तो मेरे लिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा, और एज एन इंडिविजुअल मैं ज्यादा कंफर्ट फील करूंगा, ये मुझे लग रहा है। बिल्कुल, यानी कि सुगम प्लेटफॉर्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा दर्शकों के लिए अच्छा रहने वाला है, और साथ ही जो इसमें दावा किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो क्लेम प्रोसेस है वो भी इजी हो जाएगा, तो इसमें कस्टमर्स को काफ़ी फ़ायदा जो है वो मिलने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। अनलिमिटेड कवर वाकई में अनलिमिटेड होता है? शायद नहीं। आजकल कई हेल्थ बीमा योजनाएं अनलिमिटेड कवर का दावा करती हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। दरअसल ये कवर पूरी तरह असीमित नहीं होता, बल्कि एक तय राशि खत्म होने के बाद ही दोबारा रिस्टोर हो जाता है। यानी ये शुरुआत से ही अनलिमिटेड नहीं होता। कई मामलों में शर्तें और इसकी जो लिमिट होती है वो लागू होती है, सीमाएं लागू हो जाती हैं, और अगर इन्हें ठीक से न समझा जाए तो इलाज के दौरान लाखों रुपए जेब से खर्च करने पड़ सकते हैं। सर से इसके बारे में समझ लेते हैं। सर, अनलिमिटेड कवर जैसे शब्द जो है ग्राहकों को इन्फ्लुएंस तो करते हैं, लेकिन क्या ये वाकई में अनलिमिटेड होते हैं? लेकिन और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो क्या ये ऐसा नहीं है कि ग्राहकों को गुमराह कर रहे हैं या भ्रम पैदा कर रहे हैं ऐसे शब्द? ये शब्दों का ही खेल है। एक्चुअली अनलिमिटेड कवरेज को मैं इन्फिनाइट कवरेज नहीं होते, ये पहले बोलना चाहूंगा। जो इन्फिनाइट कवरेज मतलब जो कवरेज आपको कोई सीमा नहीं दे, उसे इन्फिनाइट कवर बोलेंगे। और अनलिमिटेड कवरेज जो रहते हैं मोस्टली कुछ कंडीशंस के साथ आता है, जैसे बेस कवरेज है, दूसरा रिस्टोरेशन क्लॉज रहता है, और यूजेज कंडीशन। ये 3 कंडीशंस उसमें मोस्टली मैंने देखी है होती है, और उस वजह से वो अनलिमिटेड कवर करके वो प्रोडक्ट, एक तरीके से मैं उसे नाम बोलूंगा, ना कि फीचर्स करके मैं सोचूंगा। बिल्कुल। सर, रिस्टोरेशन बेनिफिट और अनलिमिटेड कवर में क्या डिफरेंस है सर? रिस्टोरेशन बेनिफिट जो है, मतलब क्या होता है कि आपका जो बेस कवरेज है उसकी खत्म होने के बाद आपका जो कुछ कंडीशन लगेगी उसमें, उसके बाद आपका जो कवरेज है वो रिस्टोर हो जाएगा, जितने का आपका बेस कवरेज रहेगा उतना। ये होता है रिस्टोरेशन कवरेज। और अनलिमिटेड प्रोटेक्शन जो है मिसअंडरस्टूड करते हैं, ये जो बेस कवरेज है उसके ऊपर रिस्टोरेशन बेनिफिट जो आपको मिला, उसी को हम मोस्टली अनलिमिटेड कवरेज बोलते हैं।
बिल्कुल, तो रिस्टोरेशन बेनिफिट और अनलिमिटेड कवर में ये डिफरेंस होता है। सर, अगर पॉलिसी में सब लिमिट को पेमेंट और कुछ अन्य शर्तें हैं, तो क्या वास्तव में बीमा होने के बावजूद भी ग्राहक को भारी खर्च उठाना पड़ सकता है? हाँ जी। ये तो बहुत ही मतलब एक रिसेंटली हम एक क्लेम के बारे में बात करेंगे कि भाई ओके। जिसमें हमने समझिए 5 लाख का क्लेम था और कस्टमर ने को पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट किया था और रूम रेंट लिमिट भी अपनी रखी थी, जिसमें उन्होंने 5,000 रुपए की रूम रेंट कैपिंग रखी थी अपनी, और को पेमेंट में 10% का को पेमेंट। उनका प्रीमियम हालांकि बहुत कम हो गया था, बिकॉज 10% का आपको को पेमेंट का प्रीमियम कम हो गया, रूम कैपिंग का आपको अराउंड 10% और प्रीमियम कम हो गया, तो 20 से 22% का आपका प्रीमियम कम हो गया। मगर जब अभी क्लेम की बात आई तो इंश्योरेंस कंपनी ने उनको ये 20% तो एब्सोल्यूट काट के ही दिए पैसे। जो 5 लाख का क्लेम था उसमें से 20% लाख रुपए हमें उनके जेब से भरना पड़ा। सो बेसिकली जो भी आप कवरेज लें उसमें पहले आपको ये देखना है कि कवरेज आप फुल लें, ना कि को पेमेंट, रूम रेंट कैपिंग, डिजीज का आपका सब लिमिट्स ये मत लीजिए, उसे क्लीन पॉलिसी रखिए। बिल्कुल, तो पॉलिसी अगर आपको लेनी है तो कुछ बातों का ध्यान आपको रखना होगा। अनलिमिटेड जैसे शब्द अगर कहीं पर इस्तेमाल किए जाते हैं तो इनसे आपको बचना है। आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशन ज़रूर पॉलिसी लेते टाइम आपको पढ़ लेनी है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं शो के अगले सेगमेंट जानो फिर मानो में। अब इस सेगमेंट में हम एक पॉलिसी का देखिए 360 डिग्री रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि ये पॉलिसी किन ग्राहकों के लिए सही है। हम बात कर रहे हैं LIC जीवन लक्ष्य पॉलिसी की। इस पॉलिसी के बारे में जानकारी ज़्यादा देने के लिए हम चलते हैं अपनी सहयोगी दिव्या के पास। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि। तो चलिए आपको बताते हैं आज की जानो फिर मानो की पॉलिसी कौन सी है। पॉलिसी का नाम है LIC जीवन लक्ष्य प्लान। क्या कुछ इसके की फीचर्स है ये मैं आपको फटाफट से बताती हूँ, उसके बाद अंजलि हमारे गेस्ट से चर्चा करेंगी कि क्या आपको इस पॉलिसी के लिए ऑप्ट करना चाहिए या फिर नहीं। देखिए, सबसे पहले LIC जीवन लक्ष्य प्लान आपको आर्थिक सुरक्षा देता है। कैसे देता है ये आपको बताते हैं। ये एक नॉन लिंक्ड एंडोनमेंट प्लान है, यानी कि इसमें आपको सेविंग्स भी मिलती रहेंगी, सेविंग्स भी आपकी होती रहेंगी और आपके परिवार के लिए आपको प्रोटेक्शन भी यहाँ पर मिलता रहेगा। उसके बाद सुरक्षा और सेविंग्स का कॉम्बिनेशन, जैसे कि मैंने कहा, परिवार के भविष्य की गारंटी होती है। खुदा ना खास्ता अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो आपके परिवार को एक सिक्योरिटी यहाँ पर प्रोवाइड हो जाती है। डेथ पर इनकम सपोर्ट हर साल मिलेगी। फिक्स्ड इनकम का यहाँ पर एक प्रावधान है, जो अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को मिलती रहेगी हर साल। सम इंश्योर्ड का 10% सालाना, ये जो फिक्स्ड इनकम है ये आपकी पॉलिसी के सम इंश्योर्ड का 10% जो हिस्सा है उतना आपके परिवार को मिलता रहेगा आपकी गैर मौजूदगी पर। मृत्यु के बाद परिवार को नियमित आय यहाँ पर मिलती रहती है। खर्च और ज़रूरतें जो है सुरक्षित इसमें रहती हैं परिवार की। आगे बढ़ेंगे और क्या कुछ फीचर्स हैं इसके। देखिए, मैच्योरिटी बेनिफिट की अगर बात करें, अंत में एक मोटी रकम का फायदा होता है। देखिए, जो आपकी पॉलिसी का सम एश्योर्ड है वो तो पूरा मिलेगा ही। अगर खुदा ना खास्ता पॉलिसी के दौरान आपको कुछ हो जाता है तो परिवार को अलग से 10% सालाना भी मिलेगा। ये एक इसका बड़ा फैक्टर है इस पॉलिसी का। सम एश्योर्ड प्लस बोनस भी मिलता है। अगर इंश्योरेंस कंपनी जो है किसी तरीके के एनुअल बोनस का यहाँ पर ऐलान करती है या फिर पॉलिसी के एंड में एक एब्सोल्यूट बोनस का ऐलान करती है तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। फाइनल एडिशनल बोनस जिसको कहते हैं वो भी आपको मिल सकता है। ऐसा पॉसिबल है अगर इंश्योरेंस कंपनी ऐसा ऐलान करे। लंबी अवधि की फाइनेंशियल सिक्योरिटी यहाँ पर आपको मिल जाती है। डेथ प्लस मैच्योरिटी दोनों का फायदा यहाँ पर है, यानी कि अगर मृत्यु के केस में भी आपके परिवार प्रोटेक्ट है, उन्हें भी पैसा मिलेगा। और अगर ये पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो आपको तो पूरा का पूरा पैसा यहाँ पर बोनस के साथ मिल ही जाएगा। मृत्यु पर इनकम प्लस मैच्योरिटी की पेमेंट हो जाती है परिवार को डबल लाभ इसमें होता हुआ दिखता है। रिस्क कवर प्लस सेविंग साथ में यहाँ पर हो जाती हैं। आगे बढ़ेंगे और क्या फीचर है इस पॉलिसी के, उस पर बात करते हैं। देखिए, पॉलिसी अवधि की बात करें तो आप 13 साल तक के लिए इस प्लान को चला सकते हैं, फिर 25 साल के लिए भी इस प्लान को आप चला सकते हैं। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग है। 13 साल भी एक लंबी अवधि का नजरिया है, 25 साल तो और लंबी अवधि का नजरिया है। बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर है। अगर बच्चों के लिहाज से आप निवेश कर रहे हैं, इसमें लक्ष्य आधारित निवेश भी आप इसमें कर सकते हैं, कोई और गोल बेस्ड निवेश भी आप इसमें कर सकते हैं। किसके लिए है ये प्लान? परिवार और बच्चों के लिए खासा, क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि आपके होने ना होने पर दोनों ही स्थिति में परिवार को एक अच्छी प्रोटेक्शन इस पॉलिसी में, इस प्लान में मिल जाती है। एजुकेशन और मैरिज प्लान
प्लानिंग के लिहाज से बच्चे की अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो भी इस पॉलिसी के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं। परिवार की आय इसमें सुरक्षित रहती है, आपके गैर मौजूदगी पर जो है परिवार को एक एनुअलाइज्ड इनकम यहाँ पर मिलती रहती है और पॉलिसी के एंड में भी एक अच्छी रकम मिल जाती है। भविष्य की जिम्मेदारियों का समाधान यहाँ पर इस पॉलिसी में होता हुआ यहाँ पर दिख जाता है। इसके अलावा फ्लेक्सिबल ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है इस पॉलिसी में। प्रीमियम और पेमेंट में आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी है, आप चाहें तो मासिक तौर पर, तिमाही में या फिर एनुअल तौर पर सालाना भुगतान जो है प्रीमियम का कर सकते हैं। इंस्टॉलमेंट में बेनिफिट का विकल्प आपको मिल जाएगा, इंस्टॉलमेंट में आप एक अलग से बेनिफिट ले सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से आप अपने प्लान को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा बोनस और टैक्स के क्या फ़ायदे हैं? प्रीमियम और पेमेंट में लचीलापन, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया, ये तमाम फ़ायदे आपको जो है यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अलावा टैक्स में क्या कुछ फ़ायदे हैं मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, बोनस के साथ टैक्स बेनिफिट आपको यहाँ पर मिलता है, साथ ही विद प्रॉफिट प्लान में बोनस शामिल होता है, एक ही फ़ायदा आपको है। और अगर जब पॉलिसी कंप्लीट हो जाएगी तो 80C और 10D के तहत आपको टैक्स छूट भी इस पर्टिकुलर पॉलिसी में जो है मिल जाती है, यानी कि लॉन्ग टर्म में आप अच्छी वेल्थ इससे क्रिएट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया दिव्या इस जानकारी के लिए और इस प्लान के बारे में जो आपने खासियत बताई है उसके लिए भी। चलिए अब सर के पास चलते हैं, सर से और ज़्यादा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। सर, LIC का ये जीवन लक्ष्य प्लान सिर्फ एक इंश्योरेंस है, बीमा है, या एक पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग टूल भी बन सकता है? पहले ये बताऊंगा कि मैं जीवन लक्ष्य को इस तरह से देखूंगा कि ये प्रोटेक्शन और डिसिप्लिन सेविंग का एक कॉम्बिनेशन है, न कि ये एक कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग सॉल्यूशन है। बिकॉज इसके अंदर ओवरऑल प्लान का जो कंजर्वेटिव अप्रोच है वो आपको एक कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस या कंजर्वेटिव कंपाउंडिंग के लिए आपको काम में आएगा। मोस्टली मैंने जो रिटर्न्स के हिसाब से आप देखें तो ये एक डिसिप्लिन आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बना पाएगा और गारंटेड स्ट्रक्चर होने की वजह से आपका प्रेडिक्टेबिलिटी जो रिटर्न का रहेगा वो रह सकता है। बिल्कुल सर, पॉलिसी धारक की मृत्यु के बाद हर साल मिलने वाली 10% इनकम वास्तव में परिवार की जरूरतों को कितना कवर कर पाती है, जो इसमें एक बेनिफिट जो है वो दिया गया है? ये देखिए, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें आप पहले ये देखिए कि आपका कवरेज कितना है, आप कितना कवरेज लेंगे और किस तरह का 10% आप सोच रहे हैं। अभी एक एग्जांपल के तौर पे लें तो आज अगर मैंने एक 10 लाख की पॉलिसी ली, जिसका अगर किसी बंदे का पॉलिसी ली और उनकी डेथ हो गई तो उस टाइम उनका 10% उनको सम एश्योर्ड का मिलता रहेगा। मगर वो 10% क्या 1 लाख रुपए की अगर हम बात करें तो वो इनफ होगा? ये परिवार जो अपना इंश्योरेंस ले रहे हैं उनको पहले सोचना है कि अगर हम ये फीचर के हिसाब से पॉलिसी ले तो क्या वो 10% की जो इनकम होगी वो घर चलाने के लिए इनफ होगी। तो इसे कंप्लीटली आप सिर्फ एक प्लानिंग करके देखने से अच्छा आप ओवरऑल आपका इन्वेस्टमेंट जो करें उसमें एक ये गारंटेड प्रोडक्ट या एक कंजर्वेटिव प्रोडक्ट का अप्रोच से ये पॉलिसी को देखें। बिल्कुल सर, ये 10% वाला जो है इसमें ये इनकम कब तक मिलती है सर? ये लाइफ टाइम मिलेगी जब तक जो नॉमिनी या जो बेनिफिशियरी है वो जिंदा रहेंगे। बिल्कुल। मैच्योरिटी पर मिलने वाला सम एश्योर्ड और बोनस, सर क्या ये महंगाई को मात देने के लिए काफ़ी है जो इसमें ऑप्शन दिया गया है, ये बेनिफिट? नहीं, एक्चुअली महंगाई को तो मात करने के लिए नहीं बनी है ये पॉलिसी। बेसिकली इसको आप जोड़ के अगर देखें हम तो इसमें इन्फ्लेशन वेट करने से मोस्टली इन्फ्लेशन के करीबन ही रिटर्न मोस्टली आते हैं। जो नॉन मार्केट लिंक पॉलिसीज होती है उसके जो रिटर्न है वो मोस्टली इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन प्लस 0.5-1% उधर तक ही रहे हैं। ये अभी तक का पास्ट एक्सपीरियंस है। सो मुझे लग रहा है कि इन्फ्लेशन बेट करने के लिए तो ये पॉलिसी नहीं लेनी। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर LIC का ये जो प्लान है वो बाकी अन्य प्राइवेट प्लान से किस तरीके से अलग है सर, आप कैसे देखते हैं इसे? अन्य प्लान
मोरलेस ये पॉलिसी में कोई एक बड़ा एडवांटेज दिखता है कि डेथ के बाद आपको हर साल बेनिफिशियरी को 10% का पे आउट गारंटेड आपको मिलता रहेगा, जो एक सिक्योर्ड करता है एक पोर्शन आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में। दूसरा इस पॉलिसी में जो मुझे दिख रहा है कि LIC का जो ट्रस्ट है उस वजह से ये पॉलिसी का जो बोनस देने की जो कंसिस्टेंसी रहेगी वो ज्यादा रहेगी, और ओवर द मतलब एक पीरियड के बाद उसके अंदर एक अच्छा खासा बोनस आपको देखने मिल सकता है। बिल्कुल सर, इसमें टैक्स बेनिफिट की भी बात कही गई है। क्या इस प्लान में मिलने वाले टैक्स बेनिफिट 80C और 10D इसका सबसे बड़ा क्या ऐसा है कि ये कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? इसके पीछे भी कोई और रीजन हो सकता है? ये जरूर है कि आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है तो आप पॉलिसी लेंगे, मगर सिर्फ पॉलिसी में टैक्स बेनिफिट है करके आप अपना पैसा क्या इतने लॉन्ग टाइम के लिए लॉक करना चाहोगे? ये हर पॉलिसी धारक को अपने आप को सवाल पूछना है कि जो पोर्शन आप इन्वेस्ट इस पॉलिसी में कर रहे हो, ये पॉलिसी का आपका इनकम या आपकी सेविंग का बड़ा पोर्शन अगर है तो वो पोर्शन आपको कितनी लिक्विडिटी देगा। आपके लिक्विडिटी के साथ में सिर्फ टैक्स बेनिफिट मिल रहा है या टैक्स फ्री है, उस वजह से आप अपना पूरा का पूरा कैपिटल इस प्रोडक्ट में रखना चाहोगे। आप अगर पूरा का पूरा प्रोडक्ट इस इन्वेस्टमेंट आपका अगर ये प्रोडक्ट में रखते हो तो क्या आपकी लिक्विडिटी की ध्यान रखी जाएगी या आप इसका ध्यान रख पाएंगे? और प्रीमियम ऑब्लिगेशन जो आपका है वो हर साल रहेगा। आपके लाइफ स्टेज सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, तो उस टाइम आपका प्रीमियम ऑब्लिगेशन जो है वो आपको कैसे फुलफिल करना है वो भी आपको समझना पड़ेगा। तो एक तरीके से आपका डिपेंडेंसी या इन्वेस्टमेंट का जो स्ट्रेटेजी हो उसमें ये पोर्शन गारंटेड इनकम करके आपको रखना चाहिए, ना कि आपको इसको बेस प्रोडक्ट बना के टैक्स बेनिफिट के हिसाब से स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में आपके स्ट्रक्चर में इन्वर्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। LIC जीवन लक्ष्य प्लान के बारे में आपने बात की, इसके अलावा बाकी अन्य खबरों के बारे में भी आपने विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दी। बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए, ये थी बीमा सेक्टर से जुड़ी हुई इस हफ्ते की बड़ी खबरें। साफ है कि बीमा अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक ज़रूरी सुरक्षा बन चुका है, लेकिन सही योजना चुनना और इसकी शर्तों को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जागरूक रहें, जानकारी के साथ ही फैसला करें। इसी के साथ आज के शो में बस इतना ही। नमस्कार।